हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में दो आज लंबे लंबे सेंटेंसेस ले रहा हूँ और ये 2009 का यूपीएससीएस के पेपर से है। बहुत बड़ा पैसेज है उसमें हिंदी का, जज साहब के ऊपर। उसी से ये दो बड़े सेंटेंस निकाले हैं कि यदि इतने बड़े सेंटेंस आते हैं तो हमें उनको ट्रांसलेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे करना चाहिए, और पढ़ते ही हमें पता चल जाए सेंटेंस में कि कहाँ से शुरू करना है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, कि अपनी बात जैसी हिंदी में लिखी है वैसी अंग्रेजी में हो जाए। तो ये पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। यह कहना एक बात है कि जो तथ्य प्रकट किए गए हैं उनके आधार पर किया गया निर्णय साक्ष्य के अनुरूप नहीं है या उनमें विधि को सही रूप से लागू नहीं किया गया है। ये आपका हिंदी वाक्य है, इसे हमें ट्रांसलेट करना है। तो ये जो सेंटेंस यहाँ तक है हमारे पास, इसको हम यहीं से शुरू करेंगे। यह कहना एक बात है, और जब ये कि जो एक साथ आता है इस तरह, तब हम जो के लिए व्हिच या व्हाट नहीं बनाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम दैट कंजक्शन यूज करते हैं जो के लिए। अब इसके बाद ये इतना टुकड़ा मिल रहा है हमको, तथ्य प्रकट किए गए हैं। तो इसको पढ़ने से पता चलता है कि ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, क्योंकि तथ्य अपने आप को प्रकट नहीं करते, प्रकट करने वाला कोई दूसरा है। तो जब भी कार्य करने वाला दूसरा हो तो आपको पैसिव में ही लिखना है, ये हम बता चुके हैं। तो तथ्य प्रकट किए गए हैं, इसका मतलब ये तथ्य किसी और ने प्रकट किए हैं। तो किए गए हैं ये पैसिव वॉइस में बनेगा। अब चूंकि है लगा हुआ है और तथ्य प्रकट किए जा चुके हैं ये पता चल रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज वन थिंग इट इज वन थिंग, यह कहना एक बात है। तो यह एक बात है या यह कहना एक बात है, अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो इसके सेंस को कंप्लीट कर दिया। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर साइड शब्द का इस्तेमाल करें। इट इज वन थिंग, यह कहना एक बात है या एक बात है, इतने से ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें सैड, इट इज सैड वन थिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट इज वन थिंग, यह एक बात है कि जो तथ्य, तो कि जो तथ्य, तो कि जो के लिए हम दैट लगाएंगे और तथ्य फैक्ट्स हो जाएंगे। अब प्रकट किए गए हैं, ये हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो फैक्ट्स हैव बीन, प्रकट किए गए हैं। रिवील माने प्रकट करना होता है, तो हम इसमें रिवील्ड लिख देंगे और यहां तक ट्रांसलेट हो गया। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, इट इज वन थिंग दैट फैक्ट्स हैव बीन रिवील्ड, कामा है तो कामा लगा देंगे, उनके आधार पर किया गया निर्णय, उनके आधार पर किया गया निर्णय।
साच के अनुरूप नहीं है। यदि इतना टुकड़ा हम लेते हैं तो इस टुकड़े में हम ये देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा। तो इसका सब्जेक्ट एक्चुअली ये निर्णय है, उनके आधार पर किया गया निर्णय साच के अनुरूप नहीं है। तो क्या साच के अनुरूप नहीं है? निर्णय। तो हम सबसे पहले इसको ही लिखेंगे। हम लिखेंगे, कम लगा है तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, द डिसीजन। द डिसीजन। अब ये डिसीजन कैसा है? उनके आधार पर किया गया। द डिसीजन, ये निर्णय कैसा है? उनके आधार पर किया गया या दिया गया निर्णय है। तो अब ये किया गया, तो डिसीजन किया गया या दिया गया। द डिसीजन गिवन, उनके आधार पर, ये पर ऐसी कंडीशन में ऑन, उनके आधार, दियर ग्राउंड्स। तो ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। द डिसीजन गिवन ऑन दियर ग्राउंड्स, ये कंप्लीट हो गया। अब साच के अनुरूप नहीं है, ये वाला जो साच है इसको हम विटनेस बोलेंगे, चूंकि साच के लिए एविडेंस भी शब्द यूज किया जाता है। लेकिन जो एविडेंस होता है वो आप एविडेंस एक्ट में आप पढ़ ही चुके हैं, और जो वो देता है उसको विटनेस बोलते हैं। तो विटनेस और विटनेस के द्वारा दिया गया एविडेंस। तो जो भी डिसीजन दिया जाता है वो विटनेस और एविडेंस दोनों पर दिया जाता है, लेकिन हम कॉमनली उसको हम कहते हैं साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर दिया गया। लेकिन ये एविडेंस लाता कौन है? तो हमें चूंकि हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, इसलिए हमें यहाँ पर सही शब्द चुनना होगा। तो हम यहाँ विटनेस शब्द को चुनेंगे ऐसी कंडीशन पे। तो द डिसीजन गिवन ऑन दियर ग्राउंड्स, साच के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज नॉट रिलेवेंट। लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं उनमें विधि को सही रूप से लागू नहीं किया गया है, तो हम इस पूरे को इसी में यदि सेंस देना चाहेंगे तो हम लिखेंगे डज नॉट कन्फर्म टू द विटनेस। अगर हम ये लिख देते हैं तो ये पूरी लाइनों का जो सेंस है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, और जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपका जो सेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये लगभग एक ही बात है। उनके आधार पर किया गया निर्णय साच के अनुरूप नहीं है, या उनमें विधि को सही रूप से लागू नहीं किया गया। तो ये बात और ये बात सेम है। एग्जाम में ऐसा कुछ पैसेज बनाता है वो, तो जिसमें हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम उन सभी लाइनों का अनुवाद करें जो एक दूसरे के अंदर समाहित है। तो चाहे आप ये पढ़ लीजिए या लगा कि उसने ये बात लिखी है, तो ये बात सेम यही बात है। इसलिए हम दोबारा इसको रिपीट ना करें वहाँ पर एग्ज़ाम में ट्रांसलेट करते समय, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसमें हम इज नॉट रिलेवेंट की जगह पर डज नॉट कन्फर्म टू द विटनेस लिख देते हैं, बात हमारी पूरी हो जाती है। अब एक दूसरा बहुत बड़ा सेंटेंस, और ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं इसको पढ़ना
चाह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया उसने। किंतु जब यह कहा जाता है कि न्यायाधीश अभियुक्तों को दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था, एक पार्ट, क्योंकि उसने उनको दोष मुक्त करने का पहले से ही मन बना लिया था। दूसरा पार्ट, या वह पूर्वाग्रह रखता था या उसे रिश्वत दी गई है। तीसरा पार्ट, या ऐसे हेतु रखता है, उसमें निष्पक्षता और वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तथा विश्लेषण का अभाव है और वह विवादकों पर पूर्व निर्णय अर्थात उनकी जांच किए बिना निर्णय करता रहा है। ये एक सेंटेंस है आपके सामने, इसको हम पार्ट बाय पार्ट ट्रांसलेट करते चलेंगे, इजी हो जाएगा। किंतु, बट, जब यह कहा जाता है, तो जब यह कहा जाता है, जब when यह कहा जाता है, it is said कि that न्यायाधीश अभियुक्तों को दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था। सब्जेक्ट न्यायाधीश ही है, तो लिखेंगे द जज उद्यत था मीन्स वॉच। उद्यत को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रॉम्प्ट, रेडी। तो द जज वॉच प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट न्यायाधीश अभियुक्तों को दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था। तो दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था, ये पूरा का पूरा आपका वर्ब पार्ट है, एक्शन पार्ट है। तो प्रॉम्प्ट टू एक्विट, प्रॉम्प्ट टू एक्विट, एक्विट मीन्स दोष मुक्त। रेडी या प्रॉम्प्ट उद्यत था, तैयार था। तो एक प्रॉम्प्ट टू एक्यूट, किनको, अभियुक्तों को, द अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड अभियुक्तों को। But when it is said that the judge was prompt to acquit the accused, अभियुक्तों को दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था। तो यहाँ पर जो दोष मुक्त करने के लिए आया है, ये के लिए टू कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना, के लिए फार लगाएं, क्योंकि ये वर्ब पार्ट है और ये वर्ब पार्ट है, ये इन्फिनेटिव बन गया। तो ये टोटल वर्ब पार्ट तो ये है, लेकिन ये मेन वर्ब है और ये इन्फिनेटिव वर्ब है। तो यहाँ पर ऐसे के लिए टू शब्द आता है जब हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो दोष मुक्त करने के लिए उद्यत था, यहाँ पर दो एक्शन है, तो दोष मुक्त करना और उसके लिए तैयार होना। तो इसलिए हमने प्रॉम्प्ट टू एक्यूट लिखा और ये बन गया इन्फिनेटिव। तो प्रॉम्प्ट टू एक्यूट द एक्यूज्ड, क्योंकि, बिकॉज। उसने उनको दोष मुक्त करने का पहले से ही मन बना लिया था। अब ये वाला पार्ट आ गया। तो ये वाला पहले से ही ऑलरेडी होता है, पहले से ही मैंने कर लिया था, पहले ही मैं चला गया था, पहले से ही मेरे पास ये चीज़ है, अमुक चीज़ है। तो जब इस तरह कोई पहले
या पहले से ही शब्द होता है उसके लिए ऑलरेडी यूज करेंगे शब्द, तो उसका जो अनुवाद होगा वो ऑलरेडी होगा। अब बना लिया था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दिख रहा है। मन बना लिया था, पहले से ही मन बना लिया था, तो पास्ट परफेक्ट आपको दिख रहा है, पहले से ही उसने मन बना लिया था। तो मन बना लिया था मीन्स डिसाइड कर लिया था, निर्णित कर लिया था। तो लिखेंगे बिकॉज ही बना लिया था, मन बना लिया था, ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, मन बना लिया था, ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड। काहे का मन बना लिया था? दोष मुक्त करने का, टू एक्विट, टू किनको? उनको, एक्विट देम। तो इस तरह से यहां तक हमने ट्रांसलेट किया, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्विट देम, क्योंकि उसने मीन्स ही जज ने उनको दोष मुक्त करने का पहले से ही मन बना लिया था। या और ये सेम बातें नहीं है, इसलिए इनको बनाएंगे। पहले वाले वाक्य में दोनों ये लगा के सेम बात थी, इसलिए उसको छोड़ दिया। वह पूर्वाग्रह रखता था, यहां देखना है, रखता था। तो अगर रखता है तो हैड यूज करते हैं, रखता था तो हैड यूज करते हैं। तो आर ही हैड। अब पूर्वाग्रह को बोलते हैं बायस, बायस BIAS। या वह पूर्वाग्रह रखता था, ही हैड बायस। आर, चूंकि ये भी सेम बात नहीं है, उसे रिश्वत दी गई है। अब देखो यहां पर भी काम दूसरे के द्वारा किया गया है, इसने खुद को तो रिश्वत दी नहीं है, इसलिए फिर पैसिव बन जाएगा आर ही। अब चूंकि यहां है, यहां था तो हैड लगाया, और यहां है और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो हम लगाएंगे ही हैज बीन। रिश्वत देना ब्राइब, तो ब्राइब्ड हो जाएगा, ही हैज बीन ब्राइब्ड, उसे रिश्वत दी गई है। या और ये भी सेम नहीं है, ऐसे हेतु रखता है, ये भी देखो है आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर। अब यहाँ पर वह लिखा नहीं है तो आप वह नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं ही हैज, नहीं तो एक ये हमने ही लिख दिया है उसे। या ऐसे हेतु रखता है, तो कौन रखता है? वह रखता है, यही व्यक्ति रख रहा है, तो ही हैज लिख सकते हैं, या आर हैज। सच इंटेंशन, ऐसे सच इंटेंशन। यहां लग गया, तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। या और वह पूर्वाग्रह रखता था, ही हैड बायस। या उसे रिश्वत दी गई है, और ही हैज बीन ब्राइब्ड। या और ऐसे हेतु रखता है, ही हैज सच इंटेंशन, या और हैज सच इंटेंशन। अब आगे है, उसमें निष्पक्षता और वास्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तथा विश्लेषण का अभाव है। ये एक पार्ट मिल गया। तो उसमें निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तथा विश्लेषण का अभाव है। तो किसमें है? उसमें है। उसमें कौन? जो जज साहब है। तो ये सेंटेंस ऐसे शुरू हुआ है, तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं दिखता है
वहाँ इमेजिनरी सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे देयर इज, लाइक, और लाइक के साथ ऑफ लगाते हैं तो कमी को दिखाने के लिए। तो देयर इज लैक ऑफ, काहे की कमी, लैक ऑफ कमी या अभाव, तो ये हो गया। काहे की कमी, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की कमी। तो लैक ऑफ निष्पक्षता, कंडिटीनेस होता है, लिखेंगे, यहाँ लिखूं, और एंड कंडिटीनेस एंड ऑब्जेक्टिव, वास्तुनिष्ठ। दृष्टिकोण, अप्रोच, अब ये बचा शब्द तथा विश्लेषण। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में वास्तुनिष्ठ और विश्लेषण का सेंस रहता है, इसलिए इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ऐसे शब्द लगातार आते हैं, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तथा विश्लेषण, तो हम कंडिटीनेस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और चाहे तो फिर आप अगर लिखते हैं तो एंड लगा करके, तो यहाँ एंड नहीं लगेगा, फिर यहाँ कामा लगाएंगे और एंड लगा करके एनालिटिकल पावर लिख सकते हैं, या एनालिटिकल एबिलिटी लिख सकते हैं आगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ये एक टुकड़ा था जिसे हमें ट्रांसलेट करना था, तो उसमें निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तथा विश्लेषण का अभाव है। देयर इज लैक ऑफ कैंडिटीनेस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, और के लिए एंड लिख देंगे। वह विवादकों पर पूर्व निर्णय अर्थात उनकी जांच किए बिना निर्णय करता रहा है। अब यहाँ हमें मिल गया, काम तो वह कर रहा है तो सब्जेक्ट तो पता चल गया, लेकिन उसका जो एक्शन है, उसका जो टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि वो काम लगातार जारी रखे रहा है। तो यहाँ पर एंड के बाद लिखेंगे ही, चूंकि निर्णय करता रहा है तो ही हैज बीन, और इसके साथ में इंग लग जाएगा। तो निर्णय करता रहा है या निर्णय देता रहा है, तो ही हैज बीन गिविंग डिसीजन या डिसाइडिंग टू गिविंग डिसीजन, ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह निर्णय करता रहा है, ही हैज बीन गिविंग डिसीजन, बिना जांच किए, विदाउट एग्जामिनिंग देम। वह विवादकों पर पूर्व निर्णय अर्थात उनकी जांच किए बिना, तो उनकी जांच किए बिना, विदाउट एग्जामिनिंग देम, ही हैज बीन गिविंग डिसीजन। अब ये बचता है तो आप यहाँ ऑन फैक्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, चूंकि फैक्ट्स ये जो इशू हैं उन पर ही वो डिसीजन दे रहा है। ये पैसेज लगातार बताता चला रहा है। तो जब हम एक सेंटेंस देखते हैं तो लगता है कि इसको भी लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, लेकिन जब आप पैसेज को लगातार ट्रांसलेट करते आते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उनके लिए या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक उस सेंस अपना ले लेती हैं, हमें उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो जब हम लगातार पैसेज करते हैं तब ये चीज़ आपको समझ आती है, लेकिन जब आप एक आध सेंटेंस लेकर के करते हैं तब आपको लगता है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसेज का एक बहुत बड़े पैसेज का एक बहुत छोटा सा भाग है। तो सिर्फ ये समझने और समझाने के लिए है। आप लोग अपना खुद पैसेज लीजिए। ये 2009 का है, तो आप पेपर देख सकते हैं, या जो भी आपको पेपरों में जो भी आपको पैसेज मिलते हैं उनको आप लीजिए और उनको ट्रांसलेट करने की आदत डालिए, तो आप एग्ज़ाम हॉल में ट्रांसलेट कर पाएंगे। चूँकि पैसेज होता वास्तव में सरल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो पैसेज आप पर हावी हो जाएगा और आप उसे पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। वोकैब साथ साथ आपकी बढ़ती जाएगी अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पैसेज देगा और कितनी शुद्ध हिंदी में लिख देगा। कभी कभी हमें उन शब्दों का पता होता है लेकिन उसकी शुद्ध हिंदी पता नहीं होती है। तो अब वो शुद्ध हिंदी हमने पढ़ ली पैसेज के अंदर, अब हमको पता नहीं चल रहा है कि उसके लिए वर्ड कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का सामना आपको एग्ज़ाम हॉल में ना करना पड़े, इसलिए उनका सामना आप घर पर ही अपने टेबल पे कर लीजिए तो बेहतर होगा। तो कैसा लगा ये पैसेज? चूँकि मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वास्तव में जैसे कोई चीज़ सीखी जानी चाहिए उसको वैसे ही सीखा जाना चाहिए। कोई भोकाल वाला मामला नहीं है मेरे पास। तो अगर भोकाल को हटा दिया जाए तो समान स्थिति परिस्थिति में रख करके देखा जाए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट आप ज़रूर करिएगा। और कमेंट आप लोग करते रहिए, क्योंकि कमेंट इस समय कम आ रहे हैं मेरे पास, तो मेरा मन भी कम करता है फिर वीडियो बनाने का। मैं खुद ही पढ़ता रहता हूँ फिर। लेकिन अगर आपके कमेंट आते रहेंगे तो ऊर्जा मिलती रहेगी, तो फिर मैं कुछ और अच्छी वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर लिया करूँगा। थैंक यू।